हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि हम अब तक पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो न्यायपालिका में है हम जनहित याचिका किस तरीके से लगा सकते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या है। आज हम जानेंगे कि न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका और उसके क्या क्या अधिकार है। देखिए, संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय को दो तरीके से हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया गया है। दो वो क्या क्या तरीके हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा रिट जारी करने की शक्ति, कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में देखा था कि अनुच्छेद 32 क्या है, गारंटर है हमारे मौलिक अधिकारों का। जो भी हमारे अधिकार है, कौन न्यायपालिका है इससे, तो वो क्या है, अनुच्छेद 226 के तहत वो रिट जारी कर सकता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ काम करता है या कोई भी नीति अगर इस तरह सरकार लेके आती है, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जाके काम कर रही है, कोई हमारे विरोध में काम कर रही है, तो न्यायपालिका उसके लिए बैठी हुई है, न्यायपालिका गारंटर है, वो देखेगी। तो उसके लिए वो अगर रिट लगा सकती है तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिट है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। परमादेश, जैसे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है या अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें क्या है, कोर्ट उसको परमादेश लगा सकती है, रिट लगा सकती है। ऐसे ही आपका अधिकार प्रच्छा है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, देखता है कि कौन मतलब किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा किसी का। तो ये क्या, संविधान का व्याख्याकार है, कि मतलब संविधान का जो है व्याख्या करता है, ये बताता है उसमें किस किस तरीके से क्या क्या बातें रखी गई हैं, क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या कानून है, वो सब क्या है, संविधान का व्याख्याकार है। अब इसी में दूसरा है किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करने की शक्ति। अगर मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, कोई कानून लागू करती है, तो न्यायपालिका उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि आपने किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं और इससे जनता का क्या फ़ायदा है। अगर वो जनता के विरोध में हुआ या जनता के खिलाफ या उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाके हुआ, तो न्यायपालिका उसको मना कर सकती है, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है कि ये कानून के अनुसार नहीं है, तो उसको मना कर सकती है। तो ये किस में आता है, ये न्यायिक पुनरावलोकन में आता है। अब देख लेते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, देखते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है उसका। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर जो कोई भी कानून अगर बन रहा है या उसको लागू कर दिया गया है, तो क्या न्यायपालिका उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकती है, उसको पूछ सकती है कि आपने किस तरीके से बनाया है। तो अगर वो कानून के प्रावधानों के विपरीत, मतलब उसको उल्टा हुआ, तो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, उसको मना कर सकती है कि आप ये कानून नहीं बना सकते, कहीं नहीं लागू कर सकते। अब वो सर्वोच्च न्यायालय ने तो कह दिया कि आप कानून ऐसे लागू नहीं कर सकते, लेकिन किन किन बातों में नहीं कर सकते, दो बातों में आप लागू नहीं कर सकते। पहला तो अधिकारों की रक्षा करता है, जैसे ये तो किसी भी मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाकर आप कोई भी कानून नहीं बना सकते। तो ये क्या, ये न्यायपालिका कहता है कि इसमें ये रक्षा करता है उसकी। ठीक है, और दूसरा है शक्ति के विभाजन की योजना में रक्षा। अब जैसे जो हमारी जो शक्तियां हैं वो दो तरह की में बटी गई हैं। कैसे बटी गई हैं, जैसे एक राज्य सरकार से और केंद्र सरकार, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। तो राज्य सरकार की अपनी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां हैं। तो इसमें क्या है, वो जो न्यायपालिका है वो उनकी रक्षा करती है, उनके सिद्धांतों को देखती है कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसे क्या क्या मना कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन के क्या क्या परिणाम हैं। इन दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बनाया है। अब जैसे कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन ने क्या बनाया है, इन न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालयों को अधिक शक्तिशाली बनाया है। जैसे न्यायिक सक्रियता में हमने क्या पढ़ा था कि लोगों के मुद्दे अखबार के जरिए और डाक के जरिए वहाँ तक जाने लगे, न्यायालय तक। तो इससे क्या है, उनके मुद्दे जहाँ जितने ज़्यादा जा रहे थे तो वहाँ तक उनकी प्रॉब्लम उतनी ही सॉल्व होगी, फिर तो उनकी बात वहाँ तक पहुँच रही थी तो उतनी बात वो समझेंगे। और न्यायिक पुनरावलोकन में क्या था कि न्यायिक पुनरावलोकन में कि जो संविधान, अगर कोई भी कार्यपालिका विधायिका कोई भी अगर संविधान लागू कर रही थी तो उस पर न्यायपालिका उस पर चेक करती थी, देखती थी कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं, या लोगों के खिलाफ तो नहीं है, या लोगों के लिए हित की तो बात हो रही है ना।
तो वो देखता है, उससे व्याख्या मांगता है। तो क्या ये दोनों उसको अधिक शक्तिशाली बनाती है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। अब इन दोनों से क्या है कि उन सर्वोच्च न्यायालय में उनके अधिकारों की रक्षा होने लगी। सर्वोच्च न्यायालय भी, क्योंकि वो गारंटर है, वो देखता है कि एक तरह से कि ये कौन क्या खराबी तो नहीं चल रही किसी में। जैसे हमारे भी कोई चीज़ हम लाते हैं तो एक गारंटी लेके आते हैं ना कि कोई अगर अच्छी चीज़ ले रहे हैं तो कि अगर कल को ख़राब हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। इसी तरह से क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय भी देख रहा है कि जो लोगों के अधिकार हैं उनको अगर कुछ खिलाफ होता है उनके, तो सर्वोच्च न्यायालय है उसके लिए बैठा है वो। तो इसमें क्या है, उसको अधिक शक्तिशाली बनाता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। अब जनहित याचिकाओं में भी अलग अलग ऐसे मुद्दे आ रहे थे, अलग अलग ऐसे मुकदमे आ रहे थे जिसमें जो न्यायालय में उनकी बात की जा रही थी और उनके अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही थी। कि जैसे कि अब जैसे जनहित याचिका में भी हमने देखा था कि जैसे कानून, जैसे कैदियों के जो अधिकारों की रक्षा भी, उनकी भी रक्षा, उनके अधिकारों की भी बात होने लगी कैदियों की, कि किस तरीके से कि उनकी जैसे पुलिस द्वारा उनकी आंखें फोड़ देना होता है ना, कि पुलिस में अगर कोई कैदी होता है तो पुलिस द्वारा उनकी आंखें फोड़ देते हैं, या उनसे पत्थरों के ऐसे खदानों में काम कराते हैं, या उनका यौन शोषण करते हैं। तो इस तरह के मुद्दे भी जनहित याचिका में आने लग गए, तो न्यायालय में इसकी बात होने लग गई। तो इसमें क्या है, इसमें और उनके न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने अनेक मुद्दों पर विचार किए। अब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से भी क्या हो गया, अलग अलग मुद्दे आने लग गए, तो उन पर अलग अलग वाद विवाद होगा, अलग अलग विचार होंगे उन पे। ठीक है। न्यायिक सक्रियता के प्रवृत्ति में गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकारों का अर्थपूर्ण बना दिया। अब जो न्याय था वो गरीब व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति को भी मिलने लगा, जनहित याचिका द्वारा उनको न्याय मिलने लग गया। तो इसमें क्या है, अब उनको भी जैसे अधिकार दिए गए हैं गरीब पिछड़े वर्ग को, क्योंकि सब व्यक्ति एक समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अधिकार तो बराबर दिए गए हैं। तो गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए भी क्या हो गया, ये अर्थपूर्ण बन गया कि उन्हें भी लगने लगा कि हाँ हमारे पास कुछ अधिकार है कि जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं, या फिर हमें कहीं भी जैसे आने जाने की आज़ादी है तो हम कुछ भी कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अमीर व्यक्ति ही कहीं जाएगा तो वो ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो उनको भी लगने लगा कि हमारे पास कुछ अधिकार है जिसके लिए अगर उनके लिए खिलाफ होता है, उनके खिलाफ होता है तो वो न्यायालय जा सकते हैं, वहाँ पर जनहित याचिका लगा सकते हैं अगर वो जनहित याचिका में आता है तो उस तरह से उनको लगने लगा कि हमारे भी उनके लिए भी क्या बन गया, वो अर्थपूर्ण बन गया। तो इस तरीके से ये थे आपके न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन के परिणाम। अब हम देखेंगे न्यायपालिका और संसद, ये क्या है। अब है हमारा न्यायपालिका और संसद। अब देखिए, न्यायपालिका और संसद दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। न्यायपालिका और संसद मतलब कि विधायिका। अब देखिए, जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें होंगी तो वहाँ पर दोनों के विचार भी अलग अलग होंगे। लेकिन अगर हम एक अच्छी व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा बैठा होना चाहिए। अच्छी मतलब दोनों की एक होनी चाहिए, तभी हम कोई चीज़ को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें भी क्या है कि न्यायपालिका और संसद में भी टकराव रहे ही है। जैसे कि जब संविधान लागू हुआ तब से ही न्यायपालिका और संसद दोनों के बीच कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर टकराव रहे हैं, कोई ना कोई वाद विवाद रहता ही है। इसी में एक रहा है भूमि सुधार कानून, जिसमें क्या हुआ था कि जो भूमि सुधार कानून है जी पहले हमारे मौलिक अधिकारों में आता था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? संपत्ति का अधिकार। ये हमारे पहले मौलिक अधिकारों में ही आता था, जिसे लेकिन संसद ने इसमें संशोधन करके क्या करा, भूमि सुधार को इसमें संपत्ति से के अधिकार से हमें हटा दिया। मौलिक अधिकारों में आता था संपत्ति का अधिकार, तो इसको क्या करा, संसद ने हटा दिया पहले। लेकिन न्यायपालिका ने उसको मना किया था कि आप किस मौलिक अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं कर सकते। लेकिन फिर संसद ने क्या करा, संविधान में संशोधन किया और उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया मौलिक अधिकारों में से। इसी में ये था कि अब न्यायपालिका ने जैसे संसद ने अब संशोधन कर ही दिया था, तो न्यायपालिका ने उनका कहा कि ठीक है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे आप छीन नहीं सकते, उनमें कटौती नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये टकराव चलता रहा। अब ये टकराव खत्म हुआ जाके 1973 में, जब केशवानंद भारती मामले में, किसमें? केशवानंद भारती मामले में। अब इसमें क्या हुआ था, जो केशवानंद जो थे वो थे मठ के मठाधीश थे, कि उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। तो उसमें क्या किया गया था कि उनकी भूमि का जो है अधिग्रहण किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने क्या करा, उन्होंने जनहित याचिका मतलब अपनी याचिका लगाई न्यायालय में,
जिसमें फिर उनके जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि इसके अधिकार का जो हनन हो रहा है, इसमें मूल ढांचे या जो बुनियादी ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरीके इसमें केशवानंद भारती मामले में हुआ। अब इसके हम देख लेते हैं कुछ टकराव जो संसद और न्यायपालिका के बीच में हमेशा रहे ही हैं। अब वो टकराव देखते हैं। अब है हमारे संसद और न्यायपालिका के बीच के क्या क्या टकराव हैं, अब वो देख लेते हैं। पहला है निजी संपत्ति के अधिकारों का दायरा क्या है। जो संपत्ति, अगर कोई व्यक्ति निजी संपत्ति होती है किसी व्यक्ति की, तो उसका क्या दायरा है, वो कितना रख सकता है ये। दूसरा है मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। मौलिक अधिकार को किस तरीके से सीमित किया जा सकता है, किस दायरे तक किया जा सकता है। प्रतिबंधित, उसको रोक के रखना, और समाप्त करना मतलब ख़त्म कर देना कि उनके अधिकार जो हैं उसका दायरा कहाँ तक है और कितना रखा गया है। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। जो संसद जो संशोधन कर सकता है तो उसका क्या दायरा है। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। क्या जो सरकार है, जो संसद है, वो जो नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को बंद कर मतलब हटा सकती है या नहीं हटा सकती, उसका क्या दायरा है। ये सब जो है टकराव इनके संसद और न्यायपालिका के बीच रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।